नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कनार शर्मा द्वारा लिखित पारिवारिक कहानी। चाय नाश्ता करने के बाद कमला जी बार बार अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी। आज उनकी बेटी की रिपोर्ट आनी थी। हालांकि उसकी प्रेगनेंसी 7 महीने पूरे कर चुकी, मगर उसके बिगड़ते स्वास्थ्य को देख डॉक्टर ने सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट करवाए थे। बस अभी अपनी बिटिया के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी से पता चले कि बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ है, तब उनके कलेजे को ठंडक पड़े। इतने में फ़ोन बजा और कमला जी इधर उधर देखकर हॉल से अपने कमरे की तरफ भागी। तुरंत फ़ोन उठाकर पूछी, क्या हुआ बेटे, सब ठीक तो है ना? बस एक बार बता दे, मुझसे रहा नहीं जा रहा। कोई आवाज़ न सुनकर वो फिर बोली, अरे बोल दे, मेरी जान निकली जा रही है। उधर नीता सोनोग्राफी रिपोर्ट हाथ में लिए सिसकते हुए बोली, मेरे बच्चे का विकास जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ और बहुत कमजोरी भी है। मुझे एनीमिया निकला है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरी जच्ची में बहुत रिस्क है। या तो मैं या बच्चा, किसी एक की जान ही बचेगी। माँ, डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी है मुझे कि अपने खान पान का पूरा ध्यान रखना है, मगर आप तो मेरी सास को जानती है, 2 वक्त की रोटी भी चैन से खाने नहीं देती। अगर कभी भूख लगे तो कहती है ज़्यादा खाएगी शरीर फूल जाएगा, फिर नॉर्मल डिलीवरी के बजाय ऑपरेशन कराना पड़ेगा। इतना खर्चा कौन करेगा? मुझे बहुत थकान और कमजोरी महसूस होती है, मगर कभी भी मुझे आराम नहीं करने देती। कहती है हाथ पांव चलाती रहो, स्वस्थ रहोगी, वरना ऐसे तो खटिया पकड़ लोगी तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा? बेटा, दामाद जी से बात कर यह रिपोर्ट दिखा और बोल तुझे खाने पीने और आराम करने की कितनी ज़रूरत है। विवेक जी तो अपनी माँ के कहे पर ही चलते हैं, आज्ञाकारी पुत्र जो ठहरे। जब से मैं गर्भवती हुई हूँ तब से महीने में 1-2 बार ही शहर से वापस आते हैं, और तो और सासू माँ मुझे फ़ोन भी नहीं करने देती। कहती है बार बार मेरे बेटे को फ़ोन कर परेशान मत किया करो, बेचारा मेहनत करता है, तुम्हारी तरह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ? अभी भी सासू माँ सत्संग गई है, इसीलिए तुमसे इतनी बात कर पा रही हूँ, वरना वो मुझे कहीं भी फ़ोन नहीं करने देती। माँ, मुझे इस नरक से वापस बुला लो। बोलते हुए नीता फबक पड़ी। अपने जिगर के टुकड़े का रोना सुन कमला जी का कलेजा मुंह को आ रहा था। इतने लाड प्यार से पाली बेटी की ऐसी हालत देख उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछ पलटी ही थी तो देखा बहू सौम्या सामने खड़ी थी, जो कि अपनी सास और ननद की बात स्पीकर ऑन होने की वजह से सुन चुकी थी। जाने क्या था उन आंखों में, गहरे शांत समुद्र सी आंखें थी, मगर चीख चीख कर कह रहे थे जैसी करनी वैसी भरनी। 4 साल पहले सौम्या इस घर की बहू बनकर आई, जिसने पूरे मन से अपने ससुराल में रमने की कोशिश की। हर किसी को खुश करने में लगी रहती, मगर शिकायतें खत्म नहीं होती। इसी बीच जब वह गर्भवती हुई तो पहले की तरह जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाती, जिसको लेकर कमला जी एक ही ताना मारती, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, घर परिवार संभाला है, तुम कुछ अनोखा काम नहीं कर रही जो आराम करने के बहाने ढूंढती रहती हो। यहाँ तक कि उसके खान पान में भी कमी कर दी। बाहर से कुछ लाने की अनुमति तो थी ही नहीं। घर में जो बनता वह भी जब सब खा लेते उसके बाद उसे खाने को मिलता। यही नहीं, कोई तकलीफ होने पर डॉक्टर के पास ले जाने में भी उन्हें बड़ा कष्ट होता। कहती बार बार डॉक्टर के चक्कर काटोगी तो पैसा तो बर्बाद होगा ही, साथ में तुम्हें दवाइयाँ खिला खिला कर ही मार देगी।
सौम्या कहती, मैं कुछ दिन अपने मायके रह आती हूँ, मेरा मन बदल जाएगा। तब कमला जी बोलती, बहू तुम्हारा दिमाग खराब है, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हम अपनी बहू की देखभाल नहीं कर सकते, इसीलिए मायके भेज दिया। और तुम्हारी माँ तो है नहीं, फिर तुम क्या सोचती हो तुम्हारी भाभी तुम्हें आराम कराएगी? कभी नहीं। और तुम यहाँ से चली गई तो काम कौन करेगा? देखो, मेरे तो घुटनों में बहुत दर्द रहता है। नीता का तो तुम्हें पता ही है, वह इस घर की लाडली बेटी है। वह तो एक गिलास पानी भी अपने हाथ से भरकर नहीं पी सकती, इसलिए तुम कहीं नहीं जा रही, समझी? थक कर सौम्या ने अपने पति से इस बारे में बात की तो वे बोले, माँ अनुभवी है, तुम उसके कहे पर ही चलो, देखना तुम्हारी डिलीवरी में कोई परेशानी नहीं आएगी। इसी लापरवाही के चलते सौम्या को समय से पहले दर्द होने लगा, मगर सास ने यह बोलकर उसे चुप करा दिया कि बच्चा अपने समय पर ही आता है, यह छोटे मोटे दर्द तो उठते रहते हैं। चुपचाप काम में लगे रहो, कोई दर्द तुम्हें याद नहीं आएंगे। मगर यह क्या, अगली सुबह से उसे असहनीय दर्द ब्लीडिंग होने लगी और वह बेहोश हो गई। तब जाकर पति अमित ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। वहाँ बहुत ही मुश्किल से जच्चा और बच्चा दोनों की जान बची। डॉक्टर ने भी अमित को खूब खरी खोटी सुनाई कि आपने अपनी पत्नी की जान कितने बड़े खतरे में डाल दी थी, आपको अंदाजा भी है इस बात का? 1 मिनट की भी देर और हो जाती तो दोनों मर चुके होते। इतना सुनते ही अमित के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डॉक्टर से माफ़ी मांगी और आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी ऐसा वादा किया। बस उस दिन से सौम्या का मन अपने ससुराल वालों के लिए जी खट्टा हो गया। अब वह किसी की नहीं सुनती, चाहे कितनी भी लड़ाई हो, अपनी बात पर अड़ी रहती है। इसीलिए अब वो असंस्कारी और बुरी बहू बन चुकी थी। मगर सौम्या को समझ में आ गया था, अगर हक के लिए लड़ाई नहीं करेगी तो कल को उसे और उसकी बेटी दोनों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि कमला जी को इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं दिखाई पड़ता था। मगर आज जब अपनी बेटी तड़प रही थी तो उन्हें अपनी बहू का दर्द दिखाई देने लगा। माँ जी, एक काम कीजिए, अभी आप सुलोचना आंटी को फ़ोन करिए और कहिए आप दीदी की डिलीवरी मायके में कराना चाहती है। मगर उसकी सास बहुत खड़ूस है, नीता को नौकरानी बनाकर रखा है, घर के सारे काम करवाती है। दामाद जी भी अपनी माँ की कोई बात नहीं काटते, इसीलिए उसका एक छत्र राज चलता है। साथ में पता नहीं कहाँ से पुराने ज़माने की आटा चक्की मंगवा ली है और रोज़ चक्की चलवाती है। कहती है तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी होगी, सारे खर्चे बच जाएंगे। आप ज़्यादा मत सोचिए, आप फ़ोन लगाइए, मैं सब संभाल लूँगी। सौम्या पूरे आत्मविश्वास से बोली। अपनी बहू के कहने पर कमला जी ने समधन सुलोचना जी को फ़ोन लगाया। कुछ इधर उधर की बात करने के बाद कहा, नीता को मायके भेज दीजिए। आपकी हाँ होते ही अमित को। तो सुलोचना जी बोली, समधन जी, आपका दिमाग खराब हो गया है, लोग क्या कहेंगे? बहू की सेवा करने की बारी आई तो हमने उसे मायके भेज दिया, और फिर हमारे घर में 2-2 शादियां आ रही है। घर की बहू नहीं रहेगी तो पूरी दुनिया मुझ पर थू थू करेगी, और फिर काम तो सारा उसे ही करना है। आखिर लोग बहू किस लिए लाते हैं घर में, आप तो बहुत अच्छे से जानती है। उनकी कड़वी बातें सुन कमला जी तिलमिला उठी। सच, उनकी सोच भी तो इतनी ही घटिया है। उन्होंने कौन सा अपनी बहू को मान सम्मान दिया, कभी उसकी परवाह की, कब उसे इंसान समझा। वो तो आज उनकी बेटी पर गुजर रही है तो अकल ठिकाने आ गई। सुलोचना जी की बातें सुन सौम्या बोली, आंटी जी आपने बिल्कुल सही कहा, बहू तो काम करने के लिए आती है। चलो अच्छा ही हुआ कि आपने खुद ही मना कर दिया, हमारी जान छूटी। मतलब कहना क्या चाहती हो?
यही कि अगर नीता दीदी यहाँ आ जाती तो हमारा कितना खर्चा बढ़ जाता। ऊपर से डिलीवरी आखिर किसे पता है नॉर्मल होगी या ऑपरेशन से। सुना है लाखों खर्च होते हैं अस्पताल में। उसके बाद जच्चा बच्चा की देख रेख, खाना पीना। सच में आप बहुत महान है जो इतना खर्चा भी करेगी और बहू की इतनी सेवा करेगी। हम तो धन्य हो गए आप जैसी महान सास पाकर। सौम्या की बात सुन वे सोचने लगी, हे भगवान, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं तो सिर्फ काम का ही सोच रही हूँ, खर्चों के बारे में तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। सच, आजकल कितना पैसा खर्च होता है। अगर मैं बहू को मायके भेज दूँ तो सब कुछ फ्री में हो जाएगा, सोचकर तपाक से बोली। अरे बेटी, अब कमला जी का इतना मन है तो मैं उन्हें उनकी बेटी से अलग कैसे करूं? उनका भी मन होता होगा अपनी बिटिया को अपनी आंखों के सामने रखने का, लाड़ चाव करने का। एक काम करो, अमित को कल ही भेज दो, मैं खुद उसकी पैकिंग करूंगी। और आप उसे 6 महीने से पहले ना भेजना। हाँ, मैं अस्पताल आकर अपने पोते का मुंह जरूर देख लूँगी, कहते हुए फ़ोन रख दिया। इधर कमला जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि सुलोचना जी को अचानक क्या हुआ। तब सौम्या बोली, जो लोग कुटिल और लालची होते हैं उनसे उन्हीं की भाषा में बात की जाए तो उन्हें समझ में आ जाता है। वही हुआ, जब घी सीधी अंगुली से नहीं निकल रहा था तो मैंने अंगुली टेढ़ी कर दी। उसकी बात सुन कमला जी को बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने अपनी बहू को कितना तंग किया, मगर आज उससे मेरी परेशानी देखी नहीं गई। काश मैं भी पत्थर दिल ना होती और अपनी बहू का दर्द समझती। सोचते हुए वे बोली, सौम्या बहू, मुझे माफ़ कर दे। बहू, मैंने तेरे साथ क्या नहीं किया, फिर भी तुमने आज मेरी बेटी के बारे में इतना सोचा। माँ जी, आप आगे कुछ कहे इससे पहले आप मेरी बात सुन ले। मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए, ना ही मैं आपको माफ़ कर पाऊँगी। मुझे आपके मुंह से बुरी बहू कहलाना ही पसंद है। आप मुझे वही कहिए। आपने हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में सोचा, मगर मैं ऐसी नहीं हूँ। नीता मेरी ननद है, यह सोचकर मैंने मदद नहीं की। इंसान की मदद करना दूसरे इंसान का फ़र्ज है, बस मैंने अपनी इंसानियत निभाई है, कहते हुए अपने कमरे में चली गई। अब कमला जी के पास अपने किए पर अफसोस के अलावा और कुछ नहीं था। तो दोस्तों, कनार शर्मा की लिखी यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।